हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की क्लासेस लेती हूँ। मैं 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पार्ट 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 के 2 वीडियोज़ बनाए थे, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल का, मतलब बेसिकली एमसीक्यूज़ का, जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और फिर मैंने बनाया था चैप्टर नंबर 2, जो मैंने शुरुआत किया था। और चैप्टर नंबर 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया था 2017 की नीतियाँ क्या थी। बेसिकली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है ये कब बनाई गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता थी उस टाइम पे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और जो ये इधर के एग्ज़ाम रेफरेंसर थे, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। इन केस आपको उन वाले वीडियोज़ में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे मैं आपकी एक-एक चीज़ को क्लियर कर दूँगी। और दूसरी बात, मुझे आपसे एक छोटा-सा फीडबैक चाहिए था कि क्या आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं? मतलब अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि यस मैम, मैं क्लास देख रहा हूँ या देख रही हूँ। बेसिकली देख रही हूँ क्योंकि एएनएम महिला कार्यकर्ता की है। तो ज़रूर से आप बताइएगा कि कैसी लगती हैं हमारी क्लासेस। अभी हम फ़िलहाल इसको शुरू करते हैं। जो ये राष्ट्रीय नीति है, ये स्वास्थ्य नीति में क्या था? इसमें यही था कि जो हमारी महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ या किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, उनको दूर किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 में एक स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु अनेक मध्यकालिक लक्ष्य बनाए गए हैं। इनमें से कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो लक्ष्य हैं। जैसे कि पहला इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला है इसमें जीवन प्रत्याशा एवं स्वस्थ जीवन। मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ा करके सन 2025 में 70 वर्ष तक का करेंगे। वर्ष मतलब जैसे जो इतना इधर जो मृत्यु होती है, जो डेथ होती है, उनको कम करने की कोशिश करी जाएगी। और वर्ष सन 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 लाया जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ के रेफरेंस में बताया भी था। पहला वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर सन 2000 आप ये वीडियोज़ देखेंगे ना, आपको मैंने देखा है कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो कराए जाते हैं। मैं आपको चैप्टर के साथ में इसलिए कराती हूँ जिससे कि अगर इन केस आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो एक बार ज़रूर से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस मैम, हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपका वीडियो अच्छा लगा। ओके। फिर हम बात करते हैं सन 2022 तक का जो ये विकलांगता सूचकांक है। बेसिकली इसको नियमित निगरानी करी जाएगी। ठीक। फिर हम बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर में क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके वर्ष सन 2025 तक 23 प्रति हजार तक लिया जाएगा। मतलब जो बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो रही है उसको कम किया जाएगा, मृत्यु दर फालतू में ना हो। ठीक है। फिर मातृ मृत्यु दर मतलब जो मम्मी की डेथ हो जाती है बच्चों को जन्म देने के बाद, जो माँ की डेथ हो जाती है, उसको वर्तमान स्तर से घटा करके सन 2022 तक 100% लाकर प्रति लाख प्रसव के स्तर पर लाना था। और वो अभी चीज़ यही है, कंडीशन यही है कि मातृ मृत्यु दर को भी घटाया जाएगा। नवजात शिशु मृत्यु दर को वर्ष सन 2019 तक घटा करके 28 प्रति हजार के स्तर पर लाया जाएगा, ये भी था उसके अंदर। और मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष सन 2025 तक घटा करके इकाई में लाना, मतलब बहुत ही छोटी इकाई में लेके आना। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही कम कर देना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं रोग प्रसार और घटनाओं में कमी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 कई मायनों में मील का पत्थर है। इस नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और उनकी देखभाल सेवाओं को मुफ्त करने के लिए लक्ष्य बनाए गए हैं, जो हमारा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2017 है उसमें। अब अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें जनसंख्या
जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास स्वतंत्रता के समय से ही किया जा रहा है और 1952 में भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना और सन 1956 में केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड स्थापित किया गया, याद रखिएगा, जिसमें बंधकरण पर बल दिया गया। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 भी घोषित करी गई। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि आगे चलकर वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण किया गया। अब पूछा जाएगा परिवार नियोजन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपको बताना है परिवार कल्याण। कब? 1977 में। ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। तो पिछली जनसंख्या नीति और तमाम प्रयासों में खामियों का निरीक्षण करते हुए 15 फरवरी सन 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को घोषित किया गया। आपको याद रखना है कब? 15 फरवरी और सन 2000 में इसको नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को घोषित किया गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या ये बोला गया कि इसमें कुछ उद्देश्य रखे गए। कौन कौन से? अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मतलब निरोधीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, अवस्थापना निर्माण, समन्वित प्रसूति सेवा, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता आदि के संदर्भ में पिछली जनसंख्या नीति के प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करना। मध्यकालिक में कुल प्रजननता दर को वर्ष सन 2002 के 2.6 की तुलना में वर्ष सन 2010 तक 2.1 करना। और दीर्घकालिक में सन 2070 तक, पूर्व में यह लक्ष्य वर्ष सन 2045 तक था, कि स्थिर जनसंख्या का स्तर प्राप्त करना जो कि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुरूप हो। मतलब ये इन्होंने बोला है कि सन 2070 तक हम ये करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जनसंख्या का स्तर है वो सबके अनुरूप होना चाहिए, चाहे वो समाज हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो पर्यावरणीय हो। ठीक है। कुछ लक्ष्य हैं इसमें। लक्ष्य क्या है? मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1 लाख प्रसव पर 100 से कम के स्तर पर लाना, और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम लाना, और टीके द्वारा रोक, मतलब बेसिकली जो मातृ मृत्यु दर होती है उनको कम करना, और जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको भी कम करना, और टीके का रोकी जा सकने वाली बीमारियों के विरुद्ध सभी बच्चों में प्रतिरक्षण को बढ़ाना टीके द्वारा, और प्रजनन नियंत्रण और गर्भ निरोध के लिए विभिन्न विकल्पों के विषय में जानकारी और सेवाओं तक सभी व्यक्तियों की पहुंच संभव बनाना, और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के बाद करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि देखिए, अगर लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के पहले हुआ, लड़कियां इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, 18 वर्ष के पहले इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो किसी बच्चे को भी जन्म दे पाए। ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती है, और लगे हाथ जो बच्चा होता है कभी कभार उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है 18 के बाद करना। फिर यहाँ पे देखो, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना जिससे कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर पर आ जाए, और जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भ के 100% पंजीकरण को सुनिश्चित कराना, कि हाँ मतलब ये हो कि सारे के सारे अच्छे से हैं, मम्मी भी अच्छी हैं, शिशु भी अच्छा है, तो और विवाह और गर्भ मतलब सारे आपके पंजीकरण भी होने चाहिए कि कौन कहाँ कितने क्या पॉपुलेशन है। फिर 80% संस्थागत प्रसव और 100% प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रसव को सुनिश्चित करना, और 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़े जाने वालों को की संख्या को 20% करना। मतलब जैसे स्कूल भी छोड़ देते हैं ना कुछ लोग, तो उनको स्कूल जो छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं हो, मतलब उनकी संख्या बहुत कम हो, ज़्यादा स्कूल ना छोड़ें, जो ये फालतू में भी स्कूल छोड़ के चले जाते हैं ना, वो ना ऐसा हो। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने क्या चलाया गया था, उसमें सबसे पहले ये अभियान जो है, ये इसमें क्या था कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी हो और मातृ मृत्यु दर में भी कमी हो। तो ये 4 नवंबर सन 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि, मतलब गर्भावस्था के 4 महीने के बाद उनकी देखभाल अच्छी की जाए। और कौन सी योजनाएं थी, मतलब क्या क्या देखभाल किया जाए, क्या उद्देश्य थे, कि गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराना, मतलब उनकी जांच होती रहे, कि मतलब जब जन्म लेता है बच्चा उसके पहले जांच उनकी होती रहे, और उनकी देखभाल मतलब उनकी गुणवत्ता, जैसे जब वो उनका जन्म होने वाला होता है उसके पहले तक का 4 महीने के बाद से उनका 9 महीने तक का उनकी देखभाल करना, और उसके आगे भी 9 महीने तक का देखभाल करना, जब
बच्चा 1 साल का पूरा नहीं हो जाता। फिर मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर चिकित्सक गर्भवती महिला की स्थिति और किसी जोखिम कारक आदि को एक स्टिकर के माध्यम से निम्न लिखित रूप से इंगित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हरा स्टिकर। हरा स्टिकर क्या करता है, कोई जोखिम नहीं है। लाल स्टिकर मतलब कि उच्च जोखिम की गर्भावस्था वाली महिला, मतलब महिला जो है वो उच्च जोखिम की गर्भावस्था है उसकी। नीला स्टिकर मतलब कि गर्भावस्था के कारण उच्च रक्तचाप से ग्रसित महिला, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। पीला स्टिकर मधुमेह आदि, मतलब उसको मधुमेह है, गर्भवती महिला को परेशानी है, कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है, बीमारी है, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपको याद रखना है, हरा स्टिकर क्या करता है, लाल स्टिकर क्या कहता है, नीला क्या कहता है और पीला क्या कहता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को बेटा शुरू किया गया था 1 अप्रैल सन 2017 को। इसमें शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया था। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले। और ज्ञातव्य है कि वर्ष सन 2015 से 16 के बजट में इस योजना के गठन का प्रस्ताव किया गया था और इसी योजना को 1 अप्रैल सन 2017 को शुरू किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सन 2015 से 16 के बजट है, इसके योजना के गठन का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। यह योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से? आयु संबंधी बीमारियों, कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, दांतों का टूटना, विकलांगता, ये सब सामना कर रहे होते हैं कुछ बीमारी। तो कुछ बच्चे या कुछ लोग गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य बनाना। अब देखो, उनका तो अगर ये बीमारियां हैं तो बेचारे वो बहुत गरीब हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको जो समस्या ना हो, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें, सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब जननी सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल सन 2005। यही तो आपको याद करने की जरूरत है, 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू किया गया था, क्योंकि मातृत्व कार्यक्रम है, जो मम्मी है वो लोग ठीक रहें, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए। जब जब प्रसव होता है उस टाइम पे देखभाल हो। इसमें क्या उद्देश्य थे कि गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, ठीक, मतलब जो मृत्यु होती है उनको कम करो। क्यों हो रही है इतनी मृत्यु, उनको कम करना। जननी सुरक्षा योजना देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वर्ष सन 2005 से क्रियान्वित की जा रही है, ठीक। फिर इसमें विशेषकर कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो है, इसका उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सब पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व 3 बार जांच, टिटनेस के टीके और आयरन की गोलियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। और योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने वाली हर वर्ग की महिला को वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाएगा। लिखा है प्रसवोपरांत की दी जाने वाली यह सहायता एलपीएस में सभी जन्म पर, जबकि एचपीएस में सिर्फ 2 बच्चों तक प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। और रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गों की ग्रामीण प्रसूतों को दे है, ठीक है। मतलब अगर आपने बताया कि हाँ वहाँ जा कर के आप काम कर लो, तो वो सारी ग्रामीण प्रसूतों को दिया जाएगा, ठीक। अब एक योजना और चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या होता है, जो समाज में कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए और आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये योजना है, ये किसने चलाई? भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में इसको 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। और नरेंद्र मोदी ने इसको कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये 22 जनवरी सन 2015 को और हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ हुआ था। और योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान में यह योजना भारत के समस्त जिलों में विस्तारित भी की जा चुकी है कि हाँ, लड़कियां पढ़ाई जाने लगी हैं। इसी ये कोटेशन से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और उनका हुआ है कि हाँ, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। तो ये सन 2015 22 फरवरी को शुरू किया गया था। इसमें उद्देश्य क्या है कि लिंग आधारित भेदभाव, जो ये लड़का लड़की करते हैं ना लोग, कि लड़का ये कर लेगा, लड़का वो कर लेगा, लड़की नहीं कर पाएगी, तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करना।
बालिकाओं को उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो बालिकाओं, जो लड़कियाँ हैं, जो आजकल इतना ज़्यादा आप सब लोग सुन रहे हो, इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, रेप हो रहे हैं, ये सब कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये सुरक्षा अपने आप में, लड़कियाँ अकेली नहीं जा सकती, लड़कियाँ वहाँ नहीं जा सकती, तो ये सारी सुरक्षा उनको अच्छी तरह से बताना, इसलिए उनको ये योजना के बारे में ज़रूर से समझाना पड़ेगा और ये योजना इसीलिए चलाई गई जिससे कि बेटी पढ़े और बेटी बचे। बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनकी जो शिक्षा है और जो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो डिज़र्व करती हैं, जो उनको जिनकी वो भागीदारी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम इनके लिए रखेंगे कि हाँ भाई, तुम्हें ये मिलना चाहिए, ठीक है? तुमको ये मिलना चाहिए, तुम इसकी भागीदारी हो, ठीक है? इसकी तुम पार्ट हो, तो तुम्हें ये चीज़ मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस योजना का उद्देश्य था। कार्यक्रम के प्रथम फ़ेज़ में 8 लक्ष्य चुने गए थे। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। कौन से? निम्न बाल लिंगानुपात वाले चयनित 100 जिलों में 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि लाना। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को वर्ष सन 2013 से 14 के 76% से बढ़ा करके सन 2017 के अंत तक 89% कर देना। 5 वर्ष के कम आयु की न्यून भार तथा रक्ताल्पता पीड़ित बालिकाओं को पोषण स्तर में सुधार करना। जो पीरियड्स आ जाते हैं, जो ये महीना आ जाते हैं, उनके लिए अब जब वो खाएंगे नहीं ढंग से, तो फिर वो कैसे क्या होगा, तो उनको पोषक तत्व भी प्रदान करना। कम बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रत्येक स्कूल में वर्ष सन 2017 तक महिला शौचालयों की व्यवस्था करना और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लैंगिक अंतराल को वर्ष सन 2011 के 8 अंक से कम करके सन 2017 तक 4 अंक तक पहुंचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विस्तार के साथ साथ इनके लक्ष्यों को भी विस्तारित किया गया, जैसे कि चयनित जिलों में 1 वर्ष में जन्म में के समय लिंगानुपात में 2 अंकों का सुधार और प्रत्येक वर्ष बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु में 1.5 अंक की कमी लाना, मतलब मृत्यु दर को कम करना और प्रति वर्ष संस्थागत प्रसव में 1.5% की वृद्धि करना और सन 2018 से 19 तक माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ा करके 82% करना और प्रत्येक स्कूल में शौचालयों की व्यवस्था करना और बालिकाओं में पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है, जो ये समस्याएं हो जाती हैं रक्ताल्पता वाली बालिकाओं में। समझ आ गया? अब यहाँ पे कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कल के दिन पे पढ़ेंगे। कल क्या, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर पे ही हम दे देंगे। इसमें हम आपको चयनित मापदंड पढ़ाएंगे, मतलब हमारे उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य, कितने क्या हैं और कितने जिले हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम ना ये जो इनके आर्टिकल दिए हैं, अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, 15 में क्या कहा। देखो, इतने अनुच्छेद आप महिला कार्यकर्ताओं को जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार द्वारा जो अनुच्छेद चलाए गए हैं, जो हमारे नियम में लिखे गए हैं, अगर ये हमको अनुच्छेद पता नहीं होंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको बस इतना ही, एक ही यही पेज है, यही एक पेज का ही अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, और परेशान ना होइए, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टाइम पे वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर से वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। और प्लीज़ बताइएगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम MCQs का भी वीडियो लेके आएंगे।